मीना जब होश में आई तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। उसे सर में तेज दर्द हो रहा था। उस धुंधलके में उसने दो काली आकृतियों को एक दूसरे में गुत्थम गुत्था होते हुए देखा। वो ट्रेन के एकदम आखिरी छोर पर थे। मीना को खून खराबा पसंद नहीं था, पर इस बार उसे जीत चाहिए थी। उन दो आकृतियों में से एक साफ दूसरे पर भारी पड़ रही थी। मीना चिल्लाना चाहती थी, मार दो, उस चुड़ैल को मार दो। वो चाहती थी कि ड्रैकुला बैथोरी के चीथड़े चीथड़े कर डाले। मीना उठी और उसने अपना ध्यान उन दोनों पर लगाया। उसे अब समझ में आया कि वो कितना गलत सोच रही थी। बैथोरी के दांत ड्रैकुला की गर्दन में गड़े हुए थे। ड्रैकुला उसकी गिरफ्त से निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके पेट से भी अच्छा खासा खून बह रहा था। ये कैसे हो सकता था? इतने सालों में मीना पहली बार यह समझ पाई थी कि ड्रैकुला आखिर इतने समय से छुप कर क्यों जिंदगी बिता रहा था। बैथोरी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अगर ड्रैकुला भी बैथोरी को नहीं मार पाया तो फिर आर्थर, क्विंसी और वैन हेल्सिंग अगर वो जिंदा हुए तो, और वो खुद, ये सब मिलकर भी उसका क्या बिगाड़ लेंगे? मीना अपने आसपास देख रही थी। वो कोई हथियार ढूंढ रही थी। ड्रैकुला जहां से छत फाड़ कर डब्बे के अंदर कूदा था, वहां एक मोटी बिजली की तार लटक रही थी। मीना ने एक ही झटके में वो तार उखाड़ लिया। पर अब वो इसका करेगी क्या? वो अगर बैथोरी को इससे बांध भी देती तो क्या हो जाता? वो एक ही झटके में इसे तोड़ डालती। मीना को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बोगी के टूटे हुए लोहे के दरवाजे में वो तार बांध दिया और उसका दूसरा सिरा लेकर वो दबे पांव बैथोरी की तरफ बढ़ी। ड्रैकुला से जो हो सकता था वो उसने किया। अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने पंजे बैथोरी की आंख में घुसा दिए। उसकी आंख से बड़े ही अजीब से रंग का एक द्रव बहने लगा था। दर्द से तड़पती बैथोरी के दांत अपने आप ही ड्रैकुला की गर्दन से हट गए, पर ड्रैकुला के पंजे अब भी बैथोरी की आंख पर थे। उसने एक ही बार में बैथोरी का सर आगे झुकाकर उसकी गर्दन तोड़ने की कोशिश की। वो किसी घायल भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। बैथोरी ने एक ही झटके में ड्रैकुला का हाथ अपने सर से हटा दिया। जहां उसकी आंख थी वहां पर अब बस एक काला गड्ढा था जहां से खून बह रहा था। बैथोरी ने ड्रैकुला को जमीन पर पटक दिया। वो दर्द से तड़प उठी थी। मीना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए वो मोटा सा तार उसके गले में बांध दिया। काउंटेस मीना पर चिल्लाते हुए झपटी, ओह तू कमीनी औरत! मीना ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने उस भारी लोहे के दरवाजे को लात मारी और वो दरवाजा एक कान फाड़ देने वाली आवाज करते हुए ट्रेन की पटरियों पर रगड़ खाने लगा। उस लोहे के दरवाजे के पटरी पर घिसटने से चिंगारियां उड़ रही थीं और 2-3 पलों में ही वो दरवाजा किसी पानी के जहाज के लंगर की तरह पटरियों पर फंस गया। मीना ने बैथोरी की एक बची हुई आंख में देखा। बैथोरी समझ चुकी थी कि मीना ने उसके साथ क्या किया था। उसे मीना पर झपटने का मौका ही नहीं मिला। उसके गले में बंधे उस मोटे स्टील के तार ने उसे पीछे खींच लिया और वो सीधा ट्रेन से बाहर जा गिरी। मीना तुरंत ही पीछे जाकर उसे देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि बैथोरी जल्द ही अपने पैरों पर खड़े होकर उनके पीछे आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बैथोरी के पैर में कॉटफोर्ड द्वारा धसाई हुई मीना की वो टूटी हुई कटाना रेल की पटरियों पर रगड़ खाने लगी और पटरियों पर दौड़ती हुई बिजली से वहां एक जोर का धमाका हुआ। ट्रेन की पटरियों पर दौड़ती वो हजारों वॉट की बिजली बैथोरी के शरीर को तड़पा रही थी।
और वो मीना की आंखों के सामने एक नीले रंग की रोशनी से नहा उठी थी। इंसानों के बनाए इन आधुनिक उपकरणों ने बैथुरी को फंसा लिया था। 2-3 पलों में ही वो बिजली बैथुरी की बर्दाश्त से बाहर हो गई और उसका शरीर धड़क उठा। बैथुरी के मुंह से एक ऐसी दर्द भरी चीख निकली जिसने मीना के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। क्या मीना ने असंभव को संभव कर दिखाया था? क्या उसने वैम्पायर्स की रानी को मार दिया था? फ्रांसिस आईटाउन। उसके पास कैमरे में इस्तेमाल करने के लिए बस थोड़ी ही फिल्म बची थी। ट्राइपॉड पर लगे अपने कैमरे में वो एक बार फिर से स्टेशन का जायजा ले रहा था। वहां पड़ी एक लाश के ऊपर जो कफन पड़ा था, उस पर काफी खून था। शायद उस लाश का सर काट दिया गया था। अगर वो इसकी तस्वीर किसी तरह बिना कफन के ले ले तो उसे इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उसने पुलिस वालों को बातें करते सुना भी था कि पुलिस सर्जन का कहीं कुछ अता पता नहीं था। पर तभी उन्हें एक दबी हुई मगर अजीब सी आवाज सुनाई दी जो कि हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। ये आवाज ट्रेन स्टेशन के दरवाजे से आ रही थी। अगले ही पल सबकी निगाहें उस तरफ घूम गईं। जब उन्होंने एक आग और धुएं के गुबार को स्टेशन के दरवाजे से भभकता हुआ देखा। आई टाउन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बड़ा सा जीव तोड़ फोड़ करते हुए स्टेशन से बाहर आ चुका था। वो जीव इतनी भयानक आवाजें निकाल रहा था कि वहां मौजूद सभी लोग कुछ देर के लिए बहरे से हो गए थे। अपने कानों में उठते हुए दर्द को नजरअंदाज करते हुए फ्रांसिस ने कैमरे का शटर दबा दिया। उसके पास अपने शॉट को ठीक से फ्रेम करने और तकनीकी मसलों पर सोचने का जरा भी वक्त नहीं था। अगर वो सही सोच रहा था तो ये तस्वीर उसे इतने पैसे कमा कर दे सकती थी कि शायद उसे जिंदगी भर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये चिड़िया घर से भागा कोई जानवर नहीं, बल्कि एक जीता जागता आग उगलता ड्रैगन था। क्विंसी चीखा, प्रोफेसर प्लीज रुक जाइए, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। प्रोफेसर ने एक दुख भरे लहजे में कहा, भगवान के लिए मैं तुमसे एक बार फिर विनती करता हूं क्विंसी, हमारे साथ आ जाओ, ड्रैकुला का साथ दो। क्विंसी ने कहा, आप जानते हैं मैं ये नहीं कर सकता। उसने मेरी मां की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मेरे पिता का खून भी किया। प्रोफेसर ने अपना सर हिलाते हुए कहा, फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है बेटा। अगले ही पल बड़ी फुर्ती से उन्होंने अपने दांत क्विंसी की गर्दन में गड़ा दिए, पर वो तुरंत ही चौंक भी गए क्योंकि क्विंसी ने उन्हें किसी गुड्डे की तरह उछाल कर कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया था। प्रोफेसर सीधा मेज पर जाकर गिरे थे और सारे हथियार जमीन पर बिखर गए थे। क्विंसी अपने हाथों को देख रहा था। वो अपनी इस नई ताकत से डरा हुआ था। उसके मुंह से अपने आप ही निकला, भगवान मेरी मदद करो। वैन हेल्सिंग तुरंत ही संभल कर खड़े हो गए और उन्होंने बड़ी ही हैरानी से क्विंसी को देखा। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी उनके साथ क्या हुआ था। क्या इस लड़के में इतनी ताकत थी कि वो एक वैम्पायर को इस तरह से उठाकर फेंक सकता था? अब उन्हें समझ आ रहा था कि ड्रैकुला क्विंसी हार्कर को जिंदा क्यों रखना चाहता था। यह लड़का बैथुरी के खिलाफ उनकी जंग में एक बढ़िया हथियार साबित होने वाला था। पर उनके खुद के हिसाब से क्विंसी अगर उतना ही ताकतवर था जितना ड्रैकुला समझता था, तो उसके अंदर यह बेकार की नफरत भी भरी हुई थी। वो उन सब पर बोझ भी बन सकता था। उन्हें जल्दी ही फैसला लेना था। क्विंसी को अब मरना होगा। ड्रैकुला को वो किसी तरह समझा देंगे। उन्होंने तेजी से जमीन पर पड़ी वह बोई नाइफ उठाई
और क्विंसी की तरफ बढ़े। उनकी रफ्तार तेज थी। क्विंसी को संभलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने क्विंसी को गले से पकड़कर दीवार से लगा दिया। उन्होंने वो चाकू सीधा क्विंसी के दिल की तरफ किया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान और ड्रैकुला उन पर रहम करे। पर तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ। उन्हें चोट लगी थी। अचानक उन्हें उस चाकू पर से अपनी पकड़ ढीली पड़ती महसूस हुई। वो चाकू जमीन पर गिर पड़ी। वो क्विंसी को संभाल नहीं पा रहे थे। ये क्या हो रहा था? उन्होंने नीचे देखा तो एक लकड़ी का तीर सीधा उनकी छाती से बाहर झांक रहा था। वैन हेल्सिंग पलटे तो खून से लथपथ आर्थर होमवुड। उसके हाथ में क्रॉसबो था। उसके घावों और मुंह से अब भी खून बह रहा था। वो तीर सीधा वैन हेल्सिंग के दिल में लगा था। उन्होंने आंसू भरी आंखों से आर्थर को देखा। प्रोफेसर ने कहा, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। मैं मर नहीं सकता आर्थर, अभी नहीं। आर्थर चिल्लाया, तुम्हारी जगह सिर्फ नर्क में है प्रोफेसर, सिर्फ नर्क में। पता नहीं कहां से उसमें इतनी ताकत आ गई थी। वो उठकर खड़ा हुआ और प्रोफेसर पर झपट पड़ा। क्विंसी ने उसे रोकना चाहा। वो चिल्लाया, आर्थर नहीं, रुकिए। नीचे गिरते हुए वैन हेल्सिंग को महसूस हुआ कि बिना किसी की मदद के ड्रैकुला कितना अकेला होगा और वो बैथोरी का सामना कैसे कर पाएगा। इस तरह से तो काउंटेस पूरी इंसानियत को ही खत्म कर देगी। भगवान ने इस तरह से उनका साथ क्यों छोड़ दिया? वो ट्रेन फिन्सबरी स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी और मीना दौड़कर ड्रैकुला के पास पहुंची। ड्रैकुला का काफी खून बह चुका था, पर वो जानती थी कि वो अभी जिंदा था। उसकी गर्दन और पेट पर लगे घाव अगर किसी आम इंसान को लगे होते तो वो कब का मर चुका होता। पर ड्रैकुला बेहोश हो जाने के बावजूद उसके वो घाव वो भरने लगे थे। मीना उसके पास ही घुटनों पर बैठी उसे देख रही थी। अचानक ही ड्रैकुला की आंखें खुल गईं। उसकी वो पूरी काली आंखें, उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आत्मा थी ही नहीं। मीना ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। ये वैसा ही था जैसा 25 साल पहले ट्रांसिल्वेनिया में हुआ था। अपने सीने में धंसी खुखरी से घायल ड्रैकुला, उसने अपना हाथ मीना की ओर बढ़ाया था, पर मीना ने उसे मामूली इंसानों की खातिर मरने के लिए छोड़ दिया था। जॉनथन, वो अब मर चुका था। सिर्फ जॉनथन के ख्याल भर से मीना के अंदर ड्रैकुला के लिए छुपी नफरत जाग उठी। वो अचानक उससे दूर हट गई। उसने कहा, तुम ही ने जॉनथन को मारा था ना? ड्रैकुला ने अपनी अंधेरे से भरी आंखों से मीना को देखा। उसके शब्दों ने उसे बैथोरी से भी ज्यादा गहरे घाव दिए थे। उसने कहा, अगर तुम ये मानती हो कि मैंने ही जॉनथन को मारा है तो इसका मतलब तुम मुझे जानती ही नहीं। उस अनडेड औरत से लड़ते वक्त अपने जहन में उठी ड्रैकुला की वो आवाज मीना को याद थी। उसने उसकी जान बचाई थी। ड्रैकुला उसे कभी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था, चाहे उसने कितने भी भयानक काम क्यों न किए हों। उसने मीना से कभी झूठ नहीं बोला था। वो उसे प्यार करता था। उसने उसका हाथ पकड़ा, वो सर्द छुअन। मीना को वो छुअन याद थी। वो जॉनथन से अब भी प्यार करती थी, पर ड्रैकुला, वो उसका जुनून था। तभी एक तीखी आवाज ने मीना का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ट्रेन में ब्रेक्स लग गए थे।
आगे वाली बोगी में बैठे सभी लोगों की नजरें उन्हीं पर थीं। अब यहां रुकना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। वो ट्रेन अभी ठीक से रुकी भी नहीं थी, पर मीना और ड्रैकुला प्लेटफॉर्म पर कूद गए। ड्रैकुला के घाव भर गए थे, पर वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वो तेजी से चल रहा था, पर उसे सहारे की जरूरत थी। मीना ने उसका सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। और उसे सहारा देते हुए स्टेशन से बाहर ले गई। जिस ताकतवर ड्रैकुला को वो जानती थी, वो अपनी पिछली जिंदगी की बस एक परछाई बन के रह गया था। पहली बार मीना उन दोनों के बीच की दूरियों को कम होता महसूस कर पा रही थी। इस बार उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। वो दोनों सीढ़ियों से होकर निकले और मीना ने एक बार आसमान में देखा। रात गहरी थी। ड्रैकुला के मन को पढ़ते हुए मीना ने कहा, मैं जानती हूं तुम कहां जाना चाहते हो, पर वहां पहुंचने में हमें पूरी रात लग जाएगी। हम सुबह से पहले वहां नहीं पहुंच सकते। ड्रैकुला ने सर हिलाकर मीना की बात का समर्थन किया। मीना ने सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक बग्घी को देखा। उसका गाड़ीवान वहां नहीं था। मीना ड्रैकुला को लेकर तुरंत ही उस तक पहुंची। उस बग्घी में एक कंबल पड़ा हुआ था। मीना ने उसे उठाया और ड्रैकुला को ओढ़ा दिया। वो अभी ड्रैकुला को पीछे बग्घी में लिटाने ही वाली थी कि ड्रैकुला के विचार फिर से उसके मन में कौंधे। एक मोटर कार बग्घी से कहीं तेज हो सकती थी। मीना ने ड्रैकुला को बग्घी के सहारे खड़ा किया और सड़क पर गुजर रही एक कार के सामने आकर खड़ी हो गई। उस कार में अचानक ब्रेक लगे और सड़क पर टायरों के रगड़ने की आवाज गूंज गई। उसे चला रहा आदमी चिल्लाया, ओए लड़की, तुम देख कर नहीं चल सकती? मैं अभी तुम्हें उड़ाने ही वाला था। वो आदमी इसके आगे कुछ कहता, उससे पहले ही मीना ने उसकी कार का दरवाजा खोला और उसे खींचकर बाहर फेंक दिया। वो आदमी मीना की ताकत देखकर सहम गया था। वो हड़बड़ा कर उठा और शोर मचाने लगा। मीना ड्रैकुला की तरफ पलटी तो वो मुस्कुरा रहा था। वो एक शानदार कन्वर्टेबल कार थी। मीना ने जल्दी से उसकी छत को ढक दिया। ड्रैकुला भी लड़खड़ाते हुए आकर पिछली सीट पर बैठ गया। आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे और कुछ लोग उस गाड़ी वाले की मदद करने के लिए उस तरफ आ भी रहे थे। मीना उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसने हैंड ब्रेक हटाया, कार को गियर में डाला और सेवन सिस्टर्स रोड पर सनसनाते हुए निकल गई। ये सड़क उत्तर पश्चिम की तरफ लंदन से बाहर जाती थी। मीना ने एक बार ड्रैकुला को देखा। उसे यकीन था कि उसने अभी जो चुनाव किया था वो बिल्कुल सही था। बैथोरी को मरना ही होगा और अपनी कमजोर हालत में भी ड्रैकुला ही उसके पास सबसे काबिल हथियार था। उसने क्विंसी के बारे में सोचा। इस आखिरी लड़ाई के लिए ड्रैकुला ने बिल्कुल सही जगह चुनी थी। इस तरह की सोच किसी कुशल सेनापति के दिमाग की उपज ही हो सकती थी। वो अपनी जमीन पर फायदे में होंगे और उस हैवान औरत को क्विंसी को उनके पास लाना ही होगा, जहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा। वो एक जगह जहां वो सारे एकदम सुरक्षित होंगे, बावजूद इसके कि सुरक्षा उनके लिए बस एक खुशफहमी की तरह ही थी। मिडलैंड ग्रांड होटल के सबसे ऊपर की मंजिल की खिड़की से क्विंसी ने बाहर झांका। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग और आर्थर होमवुड की खून से लथपथ लाशें सड़क पर पड़ी थीं। वैन हेल्सिंग के सर के पीछे का हिस्सा सड़क के पत्थरों से टकराकर किसी तरबूज की तरह फट चुका था। उनका वो गाढ़ा काला खून सड़क के पत्थरों में बनी दरारों में भर रहा था, पर इसके बावजूद वैन हेल्सिंग के चेहरे पर जरा भी गुस्से या निराशा के भाव नहीं थे।
उनके चेहरे पर एक सुकून था। शायद आखिरकार उन्हें शांति मिल ही गई थी। और आर्थर होमवुड का वो लंबा चौड़ा बेजान शरीर प्रोफेसर के ऊपर ही पड़ा था। उसका सर प्रोफेसर के सीने पर था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए क्विंसी सोच रहा था कि ड्रैकुला आखिरकार ये जंग जीत ही गया। किसी भी चालाक सेनापति की तरह उसने उन्हें बांटा और आपस में लड़वा दिया। क्विंसी ने अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कर दी थी और इसका खामियाजा आर्थर और प्रोफेसर को अपनी जानें देकर भुगतना पड़ा था। ड्रैकुला को बस इस एक बेवकूफ लड़के को ही ठिकाने लगाना बाकी था। नीचे यूस्टन रोड पर तमाशबीन इकट्ठा हो गए थे। क्विंसी को यहां से भागना था। पुलिस अब भी उसका ही पीछा कर रही होगी। क्या पता उसके पीछे वो हर सड़क, हर गली और हर होटल को छान रहे हों। नीचे इकट्ठा हुई भीड़ और होटल का स्टाफ जांच पड़ताल करने ऊपर आते ही होंगे। अपने बाजू पर बने उस गोली के घाव से क्विंसी का भी काफी खून बह रहा था और वो काफी दर्द में था। उसे चक्कर आ रहे थे, पर वो खुद को संभालते हुए किसी तरह होटल की लॉबी में पहुंचा और वहां से चुपचाप सड़क पर आ गया। इतना खून बहने के बावजूद भी वो होश में था और अपने पैरों पर खड़ा था। ये सब उसकी रगों में दौड़ते उस बदजात के शापित खून का ही असर था। क्विंसी सोच रहा था कि क्या वो एक इंसान है भी, या फिर वो भी एक वैम्पायर बन गया है। सड़क पर पड़े आर्थर होमवुड के मुंह से एक कराह निकली। वो हिलने की कोशिश कर रहा था। वहां खड़े सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था। इतना ऊपर से गिरने के बावजूद आर्थर जिंदा कैसे था, क्विंसी ने यह देख लिया था। वो भागते हुए उसके पास पहुंचा और भीड़ को एक तरफ कर दिया। उसने आर्थर को बाहों में भर लिया और उसे प्रोफेसर के मृत शरीर से अलग किया। क्विंसी ने उसका सर अपनी गोद में रखा। उसे लोगों के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस भीड़ में से कोई भी जाकर पुलिस को फोन कर देता और वो इसी वक्त पकड़ा जाता। उसे जल्दी ही कुछ करना था। आर्थर का वो खूबसूरत चेहरा अब सूज चुका था और पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पता नहीं क्यों उसे जिस चीज की तलाश थी वो शायद उसे मिलने वाली थी। पर डर और हड़बड़ाहट में आर्थर नहीं, क्विंसी था। उसने कहा, मुझे कुछ हो रहा है आर्थर। तुमने देखा ना कि मैंने ऊपर क्या किया था। मैं शापित हूं। मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अगर ड्रैकुला का शापित खून मीना के अंदर है तो वो मेरे अंदर भी है। अब मैं क्या करूंगा आर्थर? मुझे छोड़कर मत जाओ आर्थर, प्लीज। अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए आर्थर ने कहा, ये कोई श्राप नहीं है क्विंसी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये तुम्हारे लिए एक वरदान भी हो सकता है। तुम उसकी तरह ही मजबूत हो। तुम ड्रैकुला और बैथुरी दोनों को हरा सकते हो। आर्थर के मुंह से और भी खून निकलने लगा था। उसका शरीर थोड़ा आंकड़ा और उसने अपनी आखिरी सांस में कहा, मुझे मेरी लूसी के साथ ही दफनाना। क्विंसी असहाय होकर आर्थर जैसे एक महान योद्धा और एक सच्चे दोस्त की जिंदगी का दिया बुझते हुए देख रहा था। महान लॉर्ड गोडलमिंग की जिंदगी की आखिरी कड़ी का अंत हो चुका था। क्विंसी को अब समझ में आया कि इतने सालों से आर्थर मौत का इंतजार क्यों कर रहा था। अपनी मौत में वो अपनी जिंदगी की एक एक लौती इच्छा को पूरा कर सकता था। वो था अपनी प्यारी लूसी के साथ एक हो जाना। क्विंसी अपने खून से रंगे हाथों को देख रहा था। आर्थर ने कहा था कि यह खून उसके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, पर उसके अंदर भरी ड्रैकुला की यह ताकत कहीं उसे भ्रष्ट न कर दे, कहीं वो उसके जैसा ही ना बन जाए।
तभी क्विंसी के कानों में अपनी मां की आवाज पड़ी। ये क्या था? मीना ने अभी उसके कान में कहा था, जहां इस सब की शुरुआत हुई थी। क्विंसी ने हर तरफ देखा, पर मीना उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वहां उस भीड़ के सिवा कोई और नहीं था, पर यह आवाज उसकी मां की ही थी, एकदम साफ। उसने कोई गलती नहीं की थी। वो आवाज फिर से आई, वहां जहां इस सब की शुरुआत हुई थी मेरे बेटे। स्टोकर ने अपनी किताब में मीना और ड्रैकुला के बीच के जुड़ाव की बात लिखी थी। ये एक तरह का मानसिक संदेश था। मीना के अंदर मौजूद वैम्पायर का खून उसे पुकार रहा था, पर यह जुड़ाव अब एक त्रिकोण बना रहा था, मीना, ड्रैकुला और क्विंसी। पर मीना का वो संदेश जो क्विंसी के मन तक पहुंचा था, वो सिर्फ एक आवाज भर नहीं था। उसके मन में कुछ तस्वीरें भी उभरी थी। एक सदियों पुरानी टूटी फूटी मॉनेस्ट्री जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर थी। उसके बगल में ही एक कब्रिस्तान था और एक पत्थर की बड़ी सी कुर्सी। एक उथल पुथल से भरा समंदर उस पहाड़ी के ठीक नीचे था। यह सब विटबी में कैराफैक्स एबी में शुरू हुआ था। मीना ड्रैकुला के साथ थी और वह क्विंसी का इंतजार कर रही थी। क्विंसी को अपने आसपास घंटियों की आवाज आ रही थी। उसे बग्घी के पहियों के पत्थरों पर रगड़ खाने और घोड़ों के टापों की आवाज पास आती महसूस हो रही थी। भीड़ में मौजूद कुछ लोग जो भागकर इधर उधर निकल गए थे, वो पुलिस के साथ वापस लौट रहे थे। क्विंसी की नब्ज तेज हो गई थी जब उसने एक लंबे से पुलिस वाले को भीड़ में से अपनी तरफ आते देखा। यह शायद ली था। क्विंसी को अब यह सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना था। शायद ड्रैकुला को मिटाना उसकी किस्मत में था। शायद भगवान ने उसे अपने ऊपर लगे श्राप को वरदान में बदलने की ताकत दी थी। उसके पास कोई और चारा ही नहीं था। इस अनडेड श्राप से बचने और अपनी आत्मा को बचाने के लिए उसे विटबी, कैराफैक्स जाना ही था। भगवान उसका साथी है और वो उस शैतान का सामना जरूर करेगा। अगर वो ड्रैकुला को खत्म कर पाया तो क्या पता वो अपनी मां को और खुद को कभी न बुझने वाली नरक की आग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला सके। अगर वो इस हैवान से लड़ते हुए मारा भी गया, तब भी भगवान उसे माफ कर देगा। उस पुलिस वाले को अपनी तरफ आता देख क्विंसी तेजी से वहां से भागने लगा। भीड़ में मौजूद कई लोग उसकी तरफ इशारा करते हुए चिल्ला रहे थे। उन आवाजों को सुनकर क्विंसी की रफ्तार और भी तेज हो गई। इतना तेज जितना शायद कोई इंसान कभी भाग ही नहीं सकता था। उसकी रगों में दौड़ता वो खून अपना असर दिखा रहा था। 2-3 सेकंड में ही क्विंसी उन सब की नजरों के सामने से ओझल हो चुका था और उस पुलिस वाले समेत सभी लोग उसे अचंभे से अंधेरे में गुम होता हुआ देख रहे थे। सुबह हो रही थी और ड्रैकुला और मीना सूरज को उगता हुआ देख रहे थे। मीना पूरी रात कार चलाती रही थी। रास्ते भर उसने कुछ नहीं कहा था, पर उसके मन में विचारों का एक जंजाल सा बन चुका था। पिछली रात हुई हर बात मीना के दिमाग में घूमे जा रही थी। सदियों तक बैथोरी ने जो मौत का नंगा नाच किया था, वो माफ करने लायक नहीं था। वो काउंटेस के बारे में जितना सोच रही थी, उसका खून उतना ही खौल रहा था और जितना उसे गुस्सा आ रहा था, उतना ही उसका पैर एक्सेलरेटर पर जोर से दबता जा रहा था। उसने स्टीयरिंग को बहुत कस कर पकड़ा हुआ था। बैथोरी ने उसका बलात्कार किया था, उसे जान से मारने की कोशिश की थी और सबसे ज्यादा उसने क्विंसी को जान से मारने की धमकी दी थी। पहली बार शायद उसके अंदर का इंसानी खून
वैम्पायर के खून से मिल चुका था, क्योंकि उसके पास बस एक ही लक्ष्य था और वो था काउंटेस का खात्मा करना। मीना इतनी तेजी से एक खच्चर वाले तांगे के बगल से गुजरी कि वो बेचारा जानवर डर गया था और तांगे वाला भी उस पर चिल्लाने लगा था। उसे तब समझ में आया कि वो बहुत ही तेजी से ड्राइव कर रही थी। उसे अपना दिमाग ठंडा रखना होगा और आगे होने वाले अपने युद्ध में चालाकी से काम लेना होगा। वो जानती थी कि उसके हाथों से ज्यादा उसका दिमाग अच्छा काम करता था। कुछ और दूरी तय करते ही मीना के सामने एक रास्ते के बीचों बीच एक और कार आ गई और मीना ने अपनी कार सड़क से उतार दी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी कार को एक पेड़ से टकराने से बचाया था। मीना ने कुछ देर के लिए कार रोक दी। उसे शांत रहना ही होगा। पर ड्रैकुला, वो एक कंबल में लिपटा हुआ कार की फर्श पर लेटा था। सूरज की रोशनी से बचने के लिए उसने खुद को अच्छे से ढका हुआ था। उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। ड्रैकुला के बारे में सोचते ही मीना हैरान रह जाती थी। एक ऐसा जीव जो कि किसी की सोच से भी परे बहादुर था, अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, वफादार था और रहमदिल भी। वो अलग हालातों में बेहद क्रूर भी हो सकता था। मीना को इस बात का डर था कि क्विंसी के ऊपर अगर ड्रैकुला का प्रभाव पड़ेगा तो क्या वो भी ऐसा ही बन जाएगा। नहीं, वो ऐसा होने ही नहीं देगी। मीना अपने मन में गहरे जाकर बैथुरी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसे सिवाय आसमान और बादलों के कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे भी उसने बैथुरी का जरा सा ही खून पिया था और इतने में तो उसका उसके मन में ठीक से झांक पाना मुमकिन नहीं था। बैथुरी बुरी तरह से जल चुकी थी और उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। पर कितना? मीना ने कार वापस सड़क पर दौड़ाना शुरू किया और कैराफैक्स एबी की तरफ निकल पड़ी। जोनाथन से अपनी शादी के बाद मीना जब लंदन लौटी थी तब लूसी की मौत हो गई थी। शादी के बावजूद वो और जोनाथन साथ नहीं रह रहे थे, पर अपनी खराब सेहत के बावजूद जोनाथन ने उन हीरोज के साथ मिलकर ड्रैकुला के खात्मे का फैसला किया था। ठीक उसी रात ड्रैकुला पहली बार मीना के पास आया था। मीना सदमे में थी कि लूसी की मौत से ड्रैकुला भी उतना ही परेशान था जितना कि बाकी सभी लोग। वो लूसी की मौत का इल्जाम वैन हेल्सिंग पर डाल रहा था। मीना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे। वैन हेल्सिंग के बताए हुए उस शैतान को वो इस खूबसूरत और रहमदिल राजकुमार से मिला नहीं पा रही थी। ये हमेशा से मीना के साथ खड़ा था। मीना ने उन सब से झूठ बोला था। उसने ड्रैकुला के बारे में किसी को नहीं बताया था, बल्कि उसने कहा था कि ड्रैकुला ने लूसी की मौत के बारे में उसे सपने में बताया था। मीना को डर था कि कहीं वैन हेल्सिंग उसे अपनी योजना से बाहर न कर दे। मीना ने अपने जर्नल्स में लिखा था, जोनाथन के मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करने के बाद भी इन लोगों ने मुझे अब तक अंधेरे में रखा है। उस वक्त जोनाथन से मीना का कुछ मतभेद चल रहा था और वो उससे खुश नहीं थी। जब वो विडबी में जैक सीवर्ट के घर पर रुके हुए थे तब ड्रैकुला मीना से मिलने आया था। उसने मीना से अपने प्यार के बारे में कहा था और उसे यह भी कहा था कि वो उसके साथ चले, जिससे वो अपने सपने और सारी इच्छाएं पूरी कर सके। जब जोनाथन उसके बगल में सो रहा था तब मीना अपनी मर्जी से ड्रैकुला के साथ कैराफैक्स एबी में गई थी और वो वहां उसके साथ कई घंटों तक अकेली थी। उसकी जिंदगी में ये पहला मौका था जब वो शांत, सुरक्षित और खुद को किसी की जरूरत की तरह महसूस कर रही थी। मीना खुद को समझाते हुए बोली, मैंने दोबारा विडबी लौटने की हिम्मत नहीं की,
वो रात जो हम दोनों ने साथ बिताई थी, तब से ही मैं दोबारा कैराफैक्स एबी जा नहीं पाई। इसके आगे मीना कुछ बोल ही नहीं पाई। वो खुद ही जानती थी कि ड्रैकुला के साथ कैराफैक्स एबी में बिताई उस रात को दोबारा जीने के लिए वो कब से तड़प रही थी। बैथोरी इतनी सदियों तक सिर्फ अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके बचती आई थी। उसे पता था कि उसे कब लड़ना है और उसे कब मैदान छोड़कर भागना है। पर ड्रैकुला, वो उससे ठीक उलट था। जहां बड़े बड़े बहादुर मैदान छोड़कर भाग जाते थे, वो वहां भी लड़ने को तैयार रहता था। पर उसकी इस बहादुरी की एक कीमत थी जो उसके साथ साथ उसके आसपास के लोगों को भी चुकानी पड़ी थी। मीना सोच रही थी कि घायल बैथोरी के पूरी तरह से ठीक होने से पहले अगर क्विंसी कैराफैक्स एबी आ जाता तो मीना उसे लेकर अमेरिका चली जाती और फिर उसे वहां छोड़कर वो वापस आकर बैथोरी का हिसाब करती। एक बार मीना को क्विंसी की सुरक्षा का यकीन हो जाए, फिर वो बैथोरी का शिकार करेगी। वो और ड्रैकुला बैथोरी की आरामगाह को ढूंढ लेंगे, जहां वो दिन में अपने कफन में आराम कर रही होगी। उस वक्त वो उनके रहमो करम पर होगी और उसका खात्मा करना आसान होगा। ब्रिटेन के ग्रामीण इलाकों से होते हुए मीना तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और सूरज आसमान में चढ़ता ही जा रहा था।